फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ मोशन को। पिछले लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में बात कर चुके थे, मतलब इस लॉ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग फोर्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर चुके थे कि फोर्स एक्चुअल होता क्या है, किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे। लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जानते हैं 3 लॉ ऑफ मोशन होता है। एक फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कसम और प्यारा चैनल आपका लॉज, यहाँ पे लॉज ऑफ कॉन्शियस मोशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, आज तक जो लॉ आया है मोशन के ऊपर 3 ही लॉ आया है ना, सॉरी 3 ही लॉ आया है। और देने वाले कौन है, तो हम लोग जानते हैं न्यूटन साहब है, न्यूटन साहब है। अच्छा, कितने लॉ दिए हैं, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसका नाम ही है। तो इसका नाम क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये तीसरा अपने पास है कहना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का पहला गति का नियम, या दूसरा गति का नियम, या तीसरा गति का नियम। तो न्यूटन का 3 लॉ अभी तक आपको मिला है, 3 लॉ। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ जो हम लोग जानते हैं, आगे चल के दूसरा इसका नाम भी होता है। अच्छा, इस नाम को पहले पढ़ने से पहले ये तीनों लॉ को जिस बुक में पब्लिश किया गया था न्यूटन के द्वारा, उस बुक का नाम था, याद रखिएगा, प्रिंसिपिया। कॉन्शियस प्रिंसिपिया इस पूरे बुक का नाम था, जिसमें ये तीनों लॉ को क्या किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। कब किया गया था, तो 1687 में इसको डिस्क्राइब किया गया था। तो पहला चीज़, तीनों लॉ को किस बुक में लिखा गया, तो वो नाम याद रखना है कि ये प्रिंसिपिया में लिखा गया था। और कब लिखा गया, तो 1680। किसके द्वारा लिखा गया था, तो न्यूटन के द्वारा इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया था। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन को हटा दीजिए यहाँ से, लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ गैलीलियो, या फिर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी लॉ से आपको पता है कि डिफाइन किया गया है कौन चीज़ को, डिफाइन किया गया है फोर्स को। कौन सा डिफाइंड, फोर्स को क्या किया गया है, डिफाइंड किया गया। ठीक है, किस लॉ से, तो फर्स्ट ही लॉ से फोर्स को डिफाइन किया गया। एक कहते हैं कि फर्स्ट लॉ आया तो वहाँ से क्रिएट हुआ कि कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के वजह से मूव करने के लिए। अगर कोई मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो पहला अपना जो विज़न था, ये कहानी समझना कि कोई ऑब्जेक्ट को मूव क्यों कर रहा है। तो ये लॉ आया, लॉ में ही डिफाइन किया गया कि वो मूव क्यों करता है, तो फोर्स के वजह से करता है। तो आज हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट करना है। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कौन चीज, गैलीलियो। ठीक है, या फिर इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। तो समझिएगा, मोशन को अगर डिस्क्राइब पहली बार किसी ने किया तो वो थे गैलीलियो साहब। ठीक है, क्या थे, गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब थे कहाँ के, तो इटली के थे। तो इन्होंने पहली बार कोई चीज़ को अगर मोशन को स्टडी करने का शुरू किया था तो गैलीलियो का किया था। इनका थेसिस जो बोलते हैं कुछ अलग था, तरीका अलग था किसी भी ऑब्जेक्ट को पढ़ने का, लेकिन शुरू यहीं से किया, इसलिए इनके नाम पे इसको लॉ ऑफ गैलीलियो कहा गया। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, आप समझेंगे। एक्सपेरिमेंट इनका क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि एक इंक्लाइंड इन्होंने प्लेन लिया था और सिमिलर इधर में क्या किया था, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ऐसा कुछ। ठीक है,
और यहाँ पे एक बॉल रखा इन्होंने, और ये जो सरफेस था फ्रिक्शन लेस था, नॉर्मल सा सरफेस था, और मास भी ज़्यादा मासिव नहीं था, वो नॉर्मल मास उसका था। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे ऐसे पकड़ के छोड़ा इसको, ऐसा नहीं कि थोड़ा भी इस पर फोर्स लगा के छोड़ा, ऐसा नहीं किया, सोच यहाँ पे ऐसे रखा और इसको करके छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया। तो इसके ऊपर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए बॉल है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इन्होंने क्या किया, इस बॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं किया, एक्सटर्नल फोर्स इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कोई भी फोर्स, उस समय फोर्स का कुछ ज़्यादा नाम नहीं था, तो इन्होंने सिंपल उस पर रखा, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ा तो इन्होंने क्या देखा कि ये राउंड राउंड मूव करते करते यहाँ से आकर के, ये हाइट कितना, मान लो ये एच हाइट है, तो ये मूव करते करते आया और यहाँ तक आकर के यहाँ चला आया, और यहाँ देखा गया कि सेम ही हाइट यहाँ भी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मतलब हाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इन्होंने इसको फिक्स रखा और क्या किया, इन्होंने इसको थोड़ा सा डाउन किया, ठीक है। अब इसको डाउन किया, ठीक है, कुछ ऐसा इसको डाउन किया, और फिर यहाँ से दूसरा बॉल को छोड़े, दूसरे बॉल भी देखा गया, दूसरे बॉल को छोड़े तो इसको देखा गया कि ये भी क्या कर रहा है, ऐसे राउंड राउंड मूव करके सेम हाइट तक, यहाँ तक इसके पास जा करके, ये सेम हाइट तक, मान लो कि H2 हो गया, ठीक है, वो वहाँ तक जा रहा था। ऐसा ही करके थोड़ा थोड़ा डाउन करके बहुत सारे फेनोमेनाज इन्होंने किया, और लास्ट में हर बार देख रहा था इन्होंने कि H जो है हमेशा H1 H2, इसके बाद क्या H3 H4, ऐसा क्या हो रहा था, इक्वल होते जा रहा था, मतलब यहाँ से छोड़ रहे थे तो इक्वल डिस्टेंस तक ऊपर जा रहा था, और इसके सामने सामने डिस्टेंस तक जा रहा था, और फिर वहाँ से रिटर्न, उसके बाद धीरे धीरे से अपना स्पीड कम कर रहा था। लेकिन पहले जो जा रहा था इसका हाइट हर जगह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। आप इमेजिन करोगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इस केस में कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और दूसरे बार में यहाँ से ये मैक्सिमम नेक्स्ट जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, नेक्स्ट टाइम और भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो देख रहे हैं कि हाइट हर समय सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अब नया सा केस क्रिएट हुआ कि अगर इस मास को, इस इंक्लाइंड प्लेन को अगर पूरा यहाँ पे गिरा दिया जाए, ऐसे गिरा दिया जाए, तो यहाँ से अगर बॉल को छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर ट्राई करेगा कि एच हाइट तक आके रुके, समझिएगा। यहाँ पे पहले इन्होंने रखा था फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन, तो सेम हाइट पे जाकर रुका, दूसरी बार किया तो सेम हाइट पे रुका, तीसरी बार देखा फिर सेम हाइट पे रुका, जैसे जैसे डाउन किया सेम हाइट पे जाकर रुक रहा था। तो इन्होंने क्या किया, लास्ट बार इनको पूरा इस इंक्लाइंड प्लेन को पूरा गिरा दिया, और फिर यहाँ से क्या किया, इन्होंने इसको छोड़ा, बॉल को छोड़ा। तो इन्होंने अब इस बात का वेट करने लगे कि भाई इसको क्या करना चाहिए, हाइट जितना हाइट है फिर उतना ही हाइट कवर करना चाहिए, कि ऐसे मूव करते करते फिर उतना हाइट तक जाना चाहिए। लेकिन अब समझने की बात है, लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में हम लोग का पॉसिबल होता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इन्होंने क्या सोचा, अब हम लोग नॉर्मल से ज़िंदगी में सोचेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं लगेगा कि हाँ ये तो होता है, लेकिन इन्होंने अब यहाँ से सोचा कि अगर ये इस हाइट पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि ये हाइट इतना कंटेन ना कर ले, ठीक है, ये जब तक इतना हाइट कंटेन ना कर ले, समझिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहाँ से छोड़ा तो फर्स्ट में ये हाइट इतना हो गया सेम हाइट, दूसरे बार में सेम हाइट, तीसरे बार में क्या हुआ सेम हाइट, तो चौथे बार में सेम हाइट। अब यहाँ पे आ गया, सपोज मान लीजिए सब प्लेन किए इसको, तो ये क्या कब तक मूव करने चाहिए, जब तक ये हाइट ट्रैवल, जब तक हाइट इतना तक ट्रैवल ना कर ले, इतना इसका हाइट पे ना चला जाए। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसके ऊपर अगर आप समझो कि यहाँ से जब छोड़ेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस केस में भी फोर्स लग रहे थे, इस केस में भी फोर्स लग रहा था, लेकिन फिर भी मिनिमम फोर्स थे। तो ये जैसे एयर फ्रिक्शन, उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था, तो इन्होंने इस पर गिराया तो सेम हाइट गया, सेम हाइट गया, सेम हाइट गया। तो अब ये जाए तो ये रैंडम क्या करेगा, मूव करता रहेगा, और ये कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये सेम हाइट ना चला जाए, इसके हाइट तक मूव नहीं कर जाए। लेकिन अब सोचो ये तो स्ट्रेट है, तो ये कभी इस हाइट को कंटेन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अगर वो मोशन कर रहा है तो ज़िंदगी भर क्या करेगा, वो मोशन करता रहेगा। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये कुछ टाइम पे जा कर के रुक जाता है।
जब ये रेस्ट में हो जाता है तब इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये रेस्ट में क्यों आ गया, इसको तो फिर इतना हाइट तक जाना चाहिए था, ये हाइट नहीं गया तो क्यों रुक गया। तो इन्होंने ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके कुछ एक टर्म क्रिएट किया कि भाई अच्छा इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे होंगे। अब समझना, फोर्स हम लोग जानते हैं कि दो तरह के फोर्सेस यहाँ पे हम लोग आज, पहले तो हम लोग पिछले बार पढ़ लिए कि बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको रोक रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स रखा है ताकि ये रुक जाए। यही फिनोमेना इनका था कि यहाँ से अब थोड़ा सा दिमाग चलने लगा था कि अच्छा ये तो वैसा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा है। अब उस टर्म का नाम डिफाइन किया गया कि एक कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स क्या लग रहा है, तो मोशन के जस्ट अपोजिट लग रहा है। इस केस में यहाँ तक आया, एक केस में यहाँ तक आया, एक केस में यहाँ तक आया। तो इस केस में भी वे वेट कर रहे थे कि भाई यहाँ तक इतना हाइट ट्रैवल कर ले, तो ये तो करेगा नहीं, करेगा नहीं मतलब ये कहाँ तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये कब तक इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल समझ आएगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। क्या, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स, वो भी कौन सा, तो एक्सटर्नल फोर्स। इन दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो बाहरी फोर्स होते हैं, एक अंदर वाले फोर्स होते हैं। जैसे हम लोग चल रहे हैं मस्कुलर फोर्स, अंदर में बहुत सारे फिनोमेनाज हो रहे हैं और अंदर से हम लोग एनर्जी क्रिएट करके हम लोग चल पा रहे हैं। तो ये भी होता है इंटरनल फोर्स। जैसे अब समझो यहाँ से ले लेते हैं, अगर ये सरफेस पे अगर मास m रखा हुआ है तो मुझे पता है नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और उसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या लेते हैं, इंटरनल फोर्स लेते हैं, मतलब अंदर का फोर्स लेते हैं। एक्सटर्नल वो लेते हैं, जैसे इस पर मैंने कोई फोर्स मान लीजिए F अप्लाई कर दिया, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, या फिर एयर उसको मूव करा दिया तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि अब यहाँ से हम लोग को और क्लियर हो गया कि अच्छा इसका मतलब मूव करना चाहिए, तो कहाँ तक मूव करना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करता चला जाएगा। फिर रुक क्यों रहा है, क्यों रुक रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है जस्ट अपोजिट टू द मोशन, जो मोशन हो रहा है उसके अपोजिट ये लग रहा है। अब इसी कंसेप्ट को न्यूटन साहब ने अप्लाई किया और उसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके उन्हें फाइनली एक थेसिस क्रिएट कर दिया, एक थ्योरम क्रिएट कर दिया, एक लॉ क्रिएट कर दिया कि भाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल, ये रेस्ट में है, ठीक है, सपोज मान लीजिए रेस्ट में है, तो ये कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दे। अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई कर दे, मतलब इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ही ये मूव करेगा, सॉरी हाँ मूव करना शुरू कर देगा अगर रेस्ट में है तो। अगर इसके मास है, अगर ये रेस्ट में है और ये मास है, ये रेस्ट में है, तो ये क्या चाहेगा कि ज़िंदगी भर ये क्या करे, रेस्ट में रहे, और इसको मोशन कराना है तो क्या चाहिए, तो एक फोर्स चाहिए। किस तरह का फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, बाहरी फोर्स चाहिए, ताकि इसको ये क्या कर दे, मूव करा दे। तो दो स्टेट हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अब मोशन में है, सपोज मान लीजिए v के स्पीड से है, तो इसके स्पीड को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है तो कब कर सकते हैं, जब भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसा ही मूव करते हुए चला जाएगा। ठीक है, ये गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये समझ में आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, तो अब वहाँ तक हम लोग आ रहे हैं। अब न्यूटन महाराज इसको क्या कहें, एक स्टैंडर्ड वाइज क्या कर दिया इन्होंने, डिफाइन कर दिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ये रेस्ट में है, ठीक है ना, तो ये हमेशा कौन चीज़ में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, मतलब आराम में रहेगा। ठीक है, आराम रहेगा, आराम में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। एम मास है तो यहाँ पे ये रेस्ट में रहेगा। दूसरा बात कि अगर ए मास है, एम, अगर ए मान लीजिए इधर v के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा, रैंडम ये पहले से चल रहा था, तो ये हमेशा क्या करेगा, v के स्पीड से ही चलेगा जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसी बात को कहता है कि एवरीबॉडी, ठीक है, मेंटेन इट्स
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। यहाँ पे समझिए, इस केस में मैंने बोला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा, ये रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। इसको मूव कराना है तो मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगते हैं तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो रहना चाहेगा। सपोज मान लीजिए, इमेजिन कर सकते ऐसा पॉसिबल अगर हो कि अगर ए 10 के स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जिंदगी भर 10 के स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है, 5 के स्पीड से यहाँ तक जा रहा था मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जा करके क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। यहाँ कौन चीज़ में था? मोशन में था इतना के स्पीड से, और यहाँ रेस्ट में हो गया। और इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, फिर भी ये कौन चीज़ में आ गया? रेस्ट में आ गया। क्यों आया? इसका मतलब इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी क्या लग रहा है? बल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहरी बल इसके ऊपर लग रहा है तो ही रुक रहा है। तो हम लोग को दिखता भी है कि सरफेस है तो सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, इधर से एयर है तो एयर फोर्स लगाता है, तो ही ये क्या करता है? रुक पाता है। अगर यहाँ से इस सरफेस का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हटा दें और यहाँ का एयर हटा दें तो ये 5 के स्पीड से चल रहा है तो जिंदगी भर 5 के स्पीड से चलता रहेगा। उसको रोकना है तो मुझे क्या करना होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने होंगे। यही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी कोई भी बॉडी जो है अपना जो स्टेट मतलब अपना पोजीशन, जैसा अगर मोशन है तो मोशन को, रेस्ट में है तो रेस्ट को ये क्या कर सकता है? मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग की कहानी ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कब तक मेंटेन रहता है? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि ये फोर्स में इतना होता है। तो अगर हम लोग पूरे समझिए कि जैसे स्पेस के अंदर में चले जाते हैं, स्पेस के अंदर में कोई भी चीज़ को अगर फेंक रहे होते हैं, अगर स्पेस जैसे ए स्पेस और ए मान लीजिए एटमॉस्फेयर और ए स्पेस हो गया, और यहाँ से समझिएगा ए एटमॉस्फेयर क्या हो गया? स्पेस हो गया। यहाँ से 5 के स्पीड से इसको फेंचे, और एक होता है एस्केप वेलोसिटी, आगे अब हम लोग सीखेंगे कि इसको पार करते हुए अगर 10 के मान लो यहाँ से 5 के गया और कुछ स्पीड कम हो गया, 4 के स्पीड से इसमें एंट्री कर गया, 4 के स्पीड अब इसके अंदर एंट्री कर गया, तो एक कंटिन्यूस हमेशा 4 के स्पीड से ही मूव करता रहेगा। इसका स्पीड चेंज नहीं कर सकते। चेंज करना होता है तो कैसे करते हैं? तो उसके अंदर मॉलिकुलर्स कुछ फोर्सेस होते हैं, है ना, हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, जिसके कारण से हम लोग रिएक्ट करा के उसको क्या करते हैं? वापस लाना होता है तो लाते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर में अगर केमिकल प्रोसेस नहीं हो या फिर उसके पास सिंपल से एनर्जी लॉस नहीं करे या एनर्जी कंज्यूम नहीं करे तो ये क्या करेगा? और ऐसा ही रोटेट करता रहेगा स्पेस के अंदर में। तो एक सारी कहानी अगर स्पेस में रख के देखें तो अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो एक्चुअल वो फ्लोट करता रहेगा रेस्ट में, अगर मोशन में है तो चाहेगा हमेशा कौन चीज़ में? मोशन में ही रहे। जैसे अर्थ मूव कर रहा है, अगर इमेजिन कर पाओ तो अर्थ मूव कर रहा है तो ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर के साथ में मूव करता रहेगा। तो ये सारी कहानी, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बात आपको कहता है। अब यहाँ से एक चीज़ क्रिएट होता है कि अब तो हम लोग गैलीलियो का पढ़े थे कि इसका फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं गैलीलियो, लॉ ऑफ गैलीलियो, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये जो डिफिनेशन आप देख रहे हैं कुछ हद तक यही डिफिनेशन होता है इनर्शिया का। ठीक है, इनर्शिया भी क्या करता है? वो भी क्या करता है कि वो चाहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया मतलब इनर्शिया, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको क्या है? जड़त्व का नियम। ये फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझना है, तो यहाँ इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया एक्चुअली ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही क्या कहलाता है? इनर्शिया कहता है। थोड़ा सा इसमें समझने की बात ये होता है कि एक टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या होता है? टेंडेंसी। ठीक है ना, कौन चीज़ का? टेंडेंसी टू रेस्ट और मोशन। ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं कि इसका टेंडेंसी होता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी रेस्ट में रहे या मोशन में रहे। ये क्या चाहता है? ये टेंडेंसी इसका होता है कि ये मेंटेन, ये भी क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन चीज़? मेंटेन करता है। कौन चीज़? रेस्ट को और मोशन को।
ठीक है, रेस्ट और मोशन को क्या करता है, ये करता है। तो फर्स्ट लॉ जो बात कहा वही इनर्शिया कहता है। जैसे ये मास अगर रेस्ट में है, सपोज मान लीजिए ये मास है और ये रेस्ट में है, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा, इनर्शिया क्या चाहेगा, आप समझना, इनर्शिया थोड़ा सा समझना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से थोड़ा समझना। ये अगर रेस्ट में है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया थोड़ा देर भूल जाओ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर बाहरी फोर्स न लगा दिया जाए। तो अभी रेस्ट में है। अच्छा, यही बात इनर्शिया कहता है। अगर मैं रेस्ट में हूं तो इनर्शिया चाहता है, देखना ये तो रूल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रूल है, और इनर्शिया एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज है। कोई भी ऑब्जेक्ट को चाहता है कि उसके स्टेट में चेंज ना करे। कौन चीज़ में चेंज ना करे, स्टेट में, स्टेट मतलब चेंज ना करे, चेंज, स्टेट में चेंज ना करे, है ना, स्टेट में चेंज ना करे। इनर्शिया चाहता है, लॉ तो कहता है कि एक्सटर्नल, बस इतना बात कह देता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो तो मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इनर्शिया क्या कहता है, उसको पकड़ के रखता है कि भाई तुम मूव मत करो, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है, क्या करने का, इसके स्टेट को चेंज नहीं करने देने का, ठीक है। ये कहानी हम लोग को इनर्शिया समझ में आता है। अच्छा, दूसरा केस, अगर ये मोशन में v के स्पीड से, तो एक पहला चीज़ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे होते हैं, तो ये v के स्पीड से ही जिंदगी पर मूव करेगा। अब इनर्शिया यहाँ क्या काम करेगा, अब यहाँ पे लॉ तो हम लोग जान गए कि लॉ कह रहा है कि अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये मूव करता रहेगा। अब इनर्शिया यहाँ क्या काम करेगा, इनर्शिया क्या कहेगा कि अगर वो मोशन कर रहा है तो वो इनर्शिया कहेगा कि भाई तुम मोशन करो। ये इसका क्या है, इनर्शिया का प्रॉपर्टीज है, ये कह सकते हैं इसका यही काम ही है ना। कोई भी चीज़ को अगर मूव कर रहा है तो चाहेगा चलो मूव करते रहो, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो चाहेगा तुम रेस्ट में रहो। ये ऐसा चीज़ है, ऐसा कह सकते हैं ना, लेजी आदमी है कि जिस अवस्था में है उसी में रखना चाहता है। तो ये इसका क्या है, टेंडेंसी है, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ है कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेस्ट। कुछ हद तक लॉ भी यही कहता है और इनर्शिया भी यही कहता है, तो इसलिए इस दोनों को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर मोशन में है तो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहे, लेकिन रुकता क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं तो रुक जाता है। तो इनर्शिया वहाँ पे क्या होता है, चेंज होने लगता है। लॉ ऑफ, देखें, लॉ ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो भाई रुकेगा। इनर्शिया अब क्या कहता है, मोशन कर रहा है तो मोशन में तो करता है, कहता है कि तुम मोशन करो, है ना, मूव कर रहे हो, गति में हो तो गति करो। जब फोर्स लगाते हैं तो इनर्शिया के जस्ट अपोजिट काम कर रहे होते हैं। इनर्शिया कहता है मोशन करो, आप फोर्स उसको रोकता है। इनर्शिया कहता है चलते रहो, फोर्स उसको रोकता है, ठीक है। तो ये काम दोनों में एक दूसरे से क्या आता है, रिलेटिव होता है। इतना बात हम लोग को समझ में आ रहा है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, इनर्शिया करता क्या है और इनर्शिया कहता क्या है। और फॉर ए लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सिंपल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगा दे, बाहरी फोर्स नहीं लगा दे, अगर वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है तो गति करता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। अगर कोई चीज़ को मोशन कर रहा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो ज़िंदगी में मोशन कर रहा है। अगर उसको रोकना है तो बाहरी कोई फोर्स लगाना है। जैसे ये 10 के स्पीड से इधर जा रहा है, 10 के स्पीड से इधर जा रहा है, तो इधर से रोकना है तो इसको क्या करना होगा, बाहर से, इधर से डायरेक्शन से फोर्स लगा दे, रुकेगा बस। तो यहाँ से अब क्लियर होता है कि भाई फोर्स, यहीं से क्लियर होता है कि भाई फोर्स है क्या, है ना, ये फोर्स है क्या। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि फोर्स है कॉज ऑफ मोशन और रेस्ट, मतलब ये फोर्स ही क्या कर सकता है, इसको मोशन करा सकता है और रेस्ट में ला सकता है, मतलब गति करा सकता है। फिर इनर्शिया को थोड़ा सा और समझिए, इसका एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत 9th क्लास में पढ़े होंगे कि बस में अंदर, अगर बस आगे की तरफ चल रही होती है, अगर रुके हुई है, मान लो कि ये बस है, ठीक है, ये बस है, ये अभी कौन चीज़ है, रेस्ट में है, तो आप समझा अब इनर्शिया और लॉ में क्या अंतर है। अभी ये क्या है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो समझो, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया, रेस्ट में। तो इनर्शिया क्या कहेगा, इनर्शिया कहेगा बउआ तू रुक के रहो, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया चाहेगा कि वो रुक के रहो। अब सुनो, कुछ टाइम बाद ये क्या सडनली चलना शुरू कर देता है, एफ, मतलब इस डायरेक्शन में मान लो v के स्पीड से चलना, सडनली चलना शुरू कर देता है।
इनर्शिया इस बस को भी रुकना चाहेगा। जब भी चलता है तो बस को क्या करता है, आगे की तरफ अगर फोर्स देते हैं तो बस पूरा पीछे की, लगता है कि पीछे की तरफ खींचा, ठीक है। तो इनर्शिया उसको पकड़ के खींचता है। तो एक लिमिटेशन होता है इनर्शिया का कि भाई वो कहाँ तक रोक सकता है किसी भी चीज़ का, एक लिमिटेशन होगा हर चीज़ का। तो अब समझना है, तो आप बस को नहीं, आप अंदर में बैठे आदमी को देखो, ये रुका हुआ था, रेस्ट में था। इनर्शिया इसको क्या चाहेगा कि रुको रहो। जब बस मूव करता है तो बस के साथ में जो कांटेक्ट में जो पैर होता है, वो कैसे खड़ा होते हैं तो पैर कांटेक्ट में होता है, बस मूव में होता है, तो अपने बॉडी का नीचे वाला जो सटा हुआ पार्ट होता है, जैसे इसका ऐसा सटा हुआ पार्ट होता है, उस बस के साथ में मोशन में होता है, और ऊपरी वाला पार्ट जो होता है बॉडी का, वो रेस्ट में होता है, ठीक है ना। अब जो ही हम लोग क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं, सॉरी बस चलना शुरू करता है, तो बस का निचला पार्ट, हम लोग ऐसा निचला पार्ट पे है, बस ऐसे जाएगा तो ऊपरी भाग इधर की तरफ गिरने लगता है। जो ही आगे अगर रेस्ट है में है और चलना शुरू करते हैं तो ये सर है, मूड़ी है, और ये पैर है, ऐसा बस ऐसा जाएगी तो ये ऐसा गिरेगा। एक और रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये सरफेस पे है तो इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहेगा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा, तो ये इनर्शिया चाहेगा कि भाई तुम मत जाओ उधर, उधर मत जाओ, तुम रुके रहो। रुकना चाहेगा मतलब ये इसी पोजीशन पर रहना चाहेगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है, गिर सकता। जो ही आगे चालू करते हैं पीछे की तरफ गिर जाता है। अगर ये मूव कर रहा होता है तब एक बैग सडनली ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। आप समझना, अगर हम लोग बैठे हुए हैं, मूव कर रहे हैं, तो साथ में तो मूव कर ही रहे हैं, तो इनर्शिया क्या चाहेगा, मूव करते रहो, मूव करते रहो। एक बार ब्रेक मारा तो हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो इनर्शिया चाहता है कि मूव करते रहे, मूव करते रहे। एक बार सडनली हम लोग गाड़ी रुकता है तो हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। इनर्शिया क्या करता है, उसको चलाने का प्रयास करता है, सडनली आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, हम लोग अपने अंदर से स्टेबल हो जाते हैं, एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो ये चाहता है इनर्शिया। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रहा है कि इनर्शिया कोई भी चीज़ पे आप ध्यान सकते हैं। आप बस पे बैठे हुए तो आप खुद ही ना इमेजिन करिए कि कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा। अगर सोचिएगा, अगर ये मास है, समझिए बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक आदमी ये बैठा हुआ है और ये बॉक्स इधर की तरफ मूव करना सडनली शुरू करता है, पहले रेस्ट में रहता है, सडनली शुरू करता है। अब बताओ ये किधर की तरफ गिरेगा, डायरेक्शन बताओ किधर की तरफ गिरेगा। तो मुझे पता है कि ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ये पहले शुरू में कौन चीज़ में, रेस्ट में था, तो ये चाहेगा यहीं पे रखे। बस क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाए, मुड़ी इधर की तरफ गिरेगा। क्या बस इधर जा रहा है ना, बस इधर जा रहा है तो ये इधर गिरेगा, क्योंकि चाहेगा कि यहीं पर रुक के रखे। इनर्शिया कौन चाहेगा, इनर्शिया रहेगा, इनर्शिया चाहेगा तो ये इधर की तरफ गिरेगा। अगर चल रहा है तो आगे की तरफ गिरेगा। तो ये ऐसा अक्सर होता है, हम लोग चल रहे होते तो आगे गिरते हैं, और रुका हुआ है सडनली चलता है तो पीछे की तरफ हो जाते हैं। ये इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया क्या क्या अपोज करता है, अगर टाइप्स ऑफ आपको इनर्शिया पूछेगा तो आपको बताने पड़ेंगे। इनर्शिया लॉ ऑफ जड़त्व का नियम अगर पूछेगा कि कितने टाइप का होता है तो देखना 3 तरह के होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये सिंपल सी बात है। गति का जड़त्व मतलब हाँ ठीक है, क्या कर सकता है उल्टा कह रहे हैं क्या, मतलब ये क्या कर सकता है, इनर्शिया ऑफ जड़त्व है, वही गति का जड़त्व, उसके बाद रेस्ट का जड़त्व, और दूसरा डायरेक्शन का जड़त्व। अब समझिएगा जड़त्व, अब यहाँ पे देखिएगा गति का जब भी जड़त्व करेगा, इसका मतलब क्या है कि ये जड़त्व मतलब इनर्शिया जो है ये किसको अपोज कर रहा होता है, मोशन को। मतलब अगर मोशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर इनर्शिया ऑफ मोशन बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एक चाहेगा कि मोशन में रखे। तो ये चीज़ पहला, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन, तो ये इस बात को बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट में है तो चाहेगा रेस्ट में रखे। अच्छा, दूसरा कि ये अगर समझना है, अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इस डायरेक्शन में, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है v के स्पीड से जा रहा है, तो ये इनर्शिया चाहेगा कि इसको v के स्पीड से जाए।
लेकिन अगर इसका आप सोचो, ये क्या डायरेक्शन चेंज करेगा ये इनर्शिया? क्या नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर इनर्शिया की वजह से v के स्पीड से इस वजह में मूव कर रहा है, तो इनर्शिया क्या चाहेगा कि इसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। तो डायरेक्शन चेंज कराना है तो इनर्शिया को क्या करना होगा, इनर्शिया के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा और इनर्शिया को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ से डायरेक्शन भी क्रिएट होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्रिएट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी क्रिएट होता है। मतलब ए रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ को, ए रेस्ट में रखना चाहता है, ये क्या चाहता है कि डायरेक्शन को चेंज ना करे, और ये चाहता है कि भाई मोशन को चेंज ना करे। तो यहाँ से याद रखें, एक किसको चेंज नहीं करने देगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन को। एक किसको चेंज नहीं करने देगा, तो रेस्ट को। और एक किसको चेंज नहीं करने देगा, तो डायरेक्शन को। और सभी को चेंज तो करना है, तो करता कौन है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स। तो यहाँ से फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बार अच्छी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज करता है कि ये इनर्शिया जो होता है ये मास से किसी तरह एसोसिएटेड होता है, मतलब द्रव्यमान से, द्रव्यमान से एसोसिएट होता है। किस तरह से, देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 kg का मास यहाँ पे रख दें और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इधर में 10 kg का ऑब्जेक्ट रख दें और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स ही आप लगा रहे हैं। तो मैं पूछूं, अब समझना, ये रेस्ट में था, अभी भी क्या है, रेस्ट में है, और ये क्या रेस्ट में ये भी था। अब फोर्स लगाना शुरू कर दिए, तो पहला फोर्स इसके ऊपर लगा है, तो ये मास ज़्यादा है तो मूव करेगा क्या, 10 न्यूटन पर। 10 न्यूटन फोर्स तो कम फोर्स होता है, क्या इसको मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर मास ज़्यादा है और यहाँ पे फोर्स कम लगा रहे हैं, तो ये मूव नहीं करेगा। कौन चीज़ में रह जाएगा, इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली कौन चीज़ में, रेस्ट में हो जाएगा। ये पहले रेस्ट में था, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, मास कितना है, कम है, तो ये मूव कर जाएगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से समझना, ये मूव नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका मास ज़्यादा था। अब मास ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा है तो एनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका मास कम है, ये मूव कर गया, क्यों मूव कर गया, क्योंकि इसका एनर्शिया क्या है, कम है, एनर्शिया कम है। तो यहाँ से आपको याद रखने होंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर में एनर्शिया भी क्या होगा, उतना ही टाइट होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इतना तो बात आसानी से आप समझ पा रहे हैं। इनर्शिया, आप देखो इस बात को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि इनर्शिया अगर ये रेस्ट में है तो 100 kg का है, तो इनर्शिया चाहेगा रेस्ट में रखा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्यों रेस्ट में है, क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया चाह रहा है और उस पर जीत हासिल कर सकता है। भाई जीत हासिल कर लिया, मतलब मूव करने ही नहीं दिया, इनर्शिया जो चाह रहा था वही हुआ। इसका मतलब इनर्शिया यहाँ ताकतवर है, आपका फोर्स कम है। इस केस में क्या हुआ, इनर्शिया मूव कर गया, मतलब फोर्स क्या कर दिया, मूव करा दिया। इनर्शिया को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इनर्शिया तो चाह रहा था रेस्ट में रखा, लेकिन मूव करा दिया। इसका मतलब इनर्शिया कम रहा होगा तब तो आप मूव करा दिए। तो यहाँ से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ इनर्शिया काम कर रहा होता है। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगे। टाइम टेकन को ये सब होते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप, आई होप ये सारी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद हम लोग मोमेंटम हम लोग क्रिएट पहले समझेंगे और उसके बाद सेकेंड लॉ पे हम लोग आएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, जब तक एंजॉय करें, पढ़ाई करें।